इस सक्सेस के लिए अगर मुझे अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशंस को कम करना पड़ता है, कैन वी नॉट से दिस इज अ कॉस्ट? वन फाइन डे व्हेन दे वोक अप, दे सॉ दैट दिस चाइल्ड इज हैंगिंग एंड ही कमिटेड सुसाइड। एक आदमी जा रहा है, ऑटो पकड़ा और रोड रोलर खड़ा है साइड पर, उसको मार दिया। He became handicapped। अब इस पेन को कैसे आप समझ पाएंगे? लाइफ बिटवीन लाइफ्स में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम ये खुद डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या घटनाएं होंगी, देन फिर फ्री विल का क्या है? जितनी बड़ी बात बोली जाती है उसके उतने ही रिस्क भी होते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहीं ना कहीं हम अपना एक पैकेज बना के आते हैं कि ये हमारे साथ इस जन्म में होगा और इससे हम कुछ लर्निंग लेके जाएंगे। तुलसीदास की एक चौपाई आती है, वो कहता है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। लेट अस फोकस ओनली ऑन अवर एक्शंस, बाकी अगर होना होगा तो होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता। डॉक्टर पंकज गुप्ता एक साइको स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट हैं और एक लाइफ कोच भी हैं, और इनकी कंपनी है कॉन्कर द सक्सेस। सो कॉन्कर द सक्सेस बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगा, तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं वॉट एग्जैक्टली कॉन्कर द सक्सेस इज, क्योंकि सक्सेस तो अपने आप में ही हम उसकी बात करते हैं, जो जीता हुआ है वही सक्सेसफुल है। देन फिर जीतने को भी जीतने वाला, व्हाट डज दैट मीन? सो हेलो सर। हेलो सर, वेलकम इन अवर चैनल। थैंक यू सो मच। सर, आप पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए एंड फिर हमें ये बताइए कि कॉन्कर द सक्सेस जो प्रोग्राम है आपका, वो एग्जैक्टली क्या प्रोग्राम है और इसका मतलब क्या है इसका? ओके, सो जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता एंड आई एम वर्किंग एज अ साइको स्पिरिचुअल काउंसलर एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ लाइफ कोच। कॉन्कर दी सक्सेस का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। आप सोचें कि जैसे आपको एक मकान का मालिक बनना है, तो आप क्या करेंगे? उसको परचेज़ करेंगे। परचेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसा है, उसके पास मकान है, आप दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट? तो वी कैन से परचेज इज अ प्रोसेस ऑफ ओनरशिप थ्रू एक्सचेंज, राइट। दूसरा तरीका क्या होता था? पुराने राजा महाराजा जो थे वो दूसरे की टेरिटरी पे अटैक करते थे, उसको कॉन्कर कर लेते थे, जीत लेते थे, मालिक तो बन जाते थे लेकिन उसके बदले में कुछ देते नहीं थे, राइट? तो कॉन्कर का जो मैं मीनिंग ले रहा हूँ वो क्या है कि इस तरीके की ओनरशिप जिसमें हमें कुछ एक्सचेंज ना करना पड़े। ओके। सो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड कॉन्कर विद सक्सेस, तो मतलब क्या है कि सक्सेस जो है इट कम्स विद अ कॉस्ट। सक्सेस का मतलब क्या होता है? मैं एक फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेज पर पहुंच जाता हूं जहां पे कि मुझे कुछ भी अपना खर्चा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सफिशिएंट पैसिव इनकम के रिसोर्सेज हैं विच आर टेकिंग केयर ऑफ माई ऑल माई एक्सपेंसेस, राइट? अब इस तरफ पहुंचने के लिए अगर हम देखें प्रैक्टिकली, मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर इनटू दिस लेवल ऑफ सक्सेस, उनकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, क्योंकि 90% जो हमारी डिजीज़ हैं दे आर साइकोसोमेटिक इन नेचर। एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, प्रेशर्स हैं, टारगेट्स अचीव करने हैं, यही तो चीज़ें जो हमारी 90% बीमारियां देते हैं। तो हेल्थ हमारी ख़राब होती जा रही है, हमारे रिलेशंस ख़राब होते जा रहे हैं। आज आप देखें, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। एक मेरी क्लाइंट है, वो कहती हैं कि सर अगर हस्बैंड से झगड़ा हो जाए ना तो कंपनी दुखी होने के लिए भी टाइम नहीं देती है, बिकॉज यू हैव अ नेक्स्ट ऑनलाइन मीटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा रेडी। कंपटीशन है समाज में, इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे रिलेशंस ख़राब होते जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस तो है ही नहीं। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस सक्सेस के लिए अगर मुझे अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशंस को कम करना पड़ता है? अब देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है देन ही इज़ बॉर्न विद ऑल दीज 3 गिफ्ट्स। एक बच्चा हेल्दी है, उसके रिलेशंस अच्छे हैं और वो खुश भी है। अब हम जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ उस दिन से जब स्कूल जाना शुरू करता है, वो सिर्फ अपनी आजीविका कमाने जा रहा है और जीवन बर्बाद करता है। वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ जस्ट टू अर्न द लाइवलीहुड। ये जो नेचर ने मुझे 3 गिफ्ट्स दिए थे, हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशंस, ये मेरे कम होते जा रहे हैं और इस कीमत पे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। कैन वी नॉट से दिस इज़ अ कॉस्ट? तो जब मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को एनालाइज किया कि दिस सक्सेस इज़ सो एक्सपेंसिव। आप सोचिए
क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हों, पैसा बहुत हो उनके पास, लेकिन उनकी हेल्थ ख़राब हो, उनके रिलेशंस ख़राब हों, ज़िंदगी में वो खुश ना रह पाएँ? क्या आप ऐसी सक्सेस चाहेंगे अपने बच्चों के लिए? आई डोंट थिंक नो, कोई वाइज आदमी इस तरह का नहीं चाहेगा। तो वो एक क्यूरोसिटी रही मेरे दिमाग में, और उस टाइम में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो जितनी भी सक्सेस ट्रेनिंग्स अवेलेबल थी मैंने सारी अटेंड करी, बट अनफॉर्चुनेटली नो सक्सेस ट्रेनर वाज एड्रेसिंग टू द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। और आज भी मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सक्सेस की कॉस्ट को एड्रेस करता है कि कैसे हम सक्सेसफुल हों बिना उस कॉस्ट को पे किए हुए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप। तब जाके मैंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जब मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी से जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि एक ऐसी सक्सेस पॉसिबल है जिसमें हमें हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप की कॉस्ट ना देनी पड़े, then I designed this concept or conceptualized this program by the name of Conquer the Success. I know सुनने में बहुत conventional नाम नहीं लगता, but it has a meaning behind the name. So Conquer the Success, become successful without paying any cost. I got that, sir. So you are right, sir, कि हम लोग सक्सेसफुल बनने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉस्ट कई बार पे करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी के इश्यूज इतने हमारे अंदर बढ़ते ही चले जा रहे हैं. वी आर सीइंग दैट, राइट? क्योंकि हमें ये मिल गया तो हमें अब वो चाहिए, हमें घर मिल गया अच्छा बड़ा तो अब हमें बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बड़ी गाड़ी भी मिल गई तो अभी और कुछ और है हमारे लिए. तो और शायद ये घड़ा तो कभी भरता नहीं है, लेकिन ये कॉस्ट जो है हम वो पे करते ही चले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ, राइट सर? लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली हम सक्सेस को डिनोट किससे कर रहे हैं. सक्सेस का भी सबके लिए बहुत इंडिविजुअल मीनिंग होता है. किसी के लिए सक्सेसफुल में भी हो सकता है मनी अर्न करना हो, पर किसी के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है कि जो वो काम कर रहे हैं अगर उसमें उनको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, अगर उनको लग रहा है कि भले ही पैसा बहुत नहीं आ रहा है पर मैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट अच्छा कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और वहाँ से शायद वहाँ पर हम कॉस्ट भी कोई इतनी पे नहीं कर रहे होते क्योंकि अंदर से एक शांति होती है. सो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस अगेन? ओके, देखिए, अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में सक्सेस की डेफिनेशन करें, एज यू राइटली सेड, गूगल को में ढूंढेंगे तो बहुत वैरायटी की सक्सेस की डेफिनेशंस मिलती हैं. लेकिन अगर मैं उसको बहुत आसान करने की कोशिश करूं, जो कि इसे कहते हैं ना, हम कॉन्सेप्ट को हथेली पर रख पाएँ, जो कि समझ में आता है, तो मैं सक्सेस को ये बोलता हूं कि हमारी अलग अलग एज पर हमारी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं. एक छोटा बच्चा है, उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है कि यहाँ से मार्केट जाता है, वापस अपने आप पैदल आ जाता है, रास्ता भूलता नहीं है. जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी सक्सेस की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि मुझे 10th में जो अच्छे मार्क्स मिलें और मुझे अपना स्ट्रीम चूज़ कर पाऊँ. बड़ा हो जाएगा तो एक अमाउंट ऑफ पैसा मैं कमा पाऊँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जनरल डेफिनेशन मैं ये बोलता हूँ कि वी वांट सर्टेन थिंग्स टू अचीव इन लाइफ विच चेंज फ्रॉम एज टू एज, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन. अगर हम उसको अचीव कर पाते हैं देन आई वुड से आई एम सक्सेसफुल. So my definition of success is if I am able to achieve what I want to achieve is success. Okay. मैं एक रेडियो प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहाँ पे एक हैं जो कि ही इज़ हेडिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट देयर. अब वो रिटायर्ड हैं फ्रॉम अ वेरी सीनियर पोजीशन. अब उन्होंने कहा कि सर मैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसा लेता नहीं, थोड़ा बहुत आने जाने का ही खर्चा लेता हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी, तो इसका मतलब आई एम नॉट सक्सेसफुल. आई सेड नो. क्या इस एज में आपकी रिक्वायरमेंट पैसा है या आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं 3-4 घंटे पास करके आ सकूँ? If money is your expectation after retirement, then obviously you are not successful when you are coming to this office. लेकिन अगर आपको लगता है कि भी मेरे वेल सेटल्ड है फाइनेंशियली, आई एम क्वाइट ओके, बच्चे सेटल हो चुके हैं, मेरी नीड क्या है? माई नीड इज़ कि मैं मेरे दिन के 3-4 घंटे भी अगर मुझे एक ऐसी जगह चला जाता हूँ जो मैं सोशलाइज कर पाता हूँ, लोगों से मिल पाता हूँ, एक रूटीन मेरा बना रहता है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, देन इट मीन्स दैट यू आर सक्सेसफुल. राइट. जो आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप चाहते हो जिस चीज़ को, और अगर वो आपको मिल जाती है तो उसको हम सक्सेस बोलते हैं. राइट. और शायद वो चाहना ही क्योंकि ख़त्म नहीं होता है, वो डिज़ायर ही हमारी इतनी डीप है, एक गड्ढे की तरह है कि वो भरती ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो इसीलिए हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं. इसीलिए हम
बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी अपने आप को सक्सेसफुल महसूस नहीं बिल्कुल करते सही हैं। बात है। एज यू राइटली सेड कि मकान अच्छा ले लिया तो अब एक गाड़ी भी चाहिए। अब मकान से जो सक्सेस मिली है, वो सक्सेस जो हमें एक हैप्पीनेस का कारण थोड़े टाइम के लिए तो बन सकती थी, वो नहीं बनती है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन फिर दूसरी जगह आगे चली जाती है। राइट, सो दैट्स सो ट्रू। सो सर, जो आपने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, उस प्रोग्राम के अंदर आप क्या अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे इसको लेके जाते हैं? एज वी ऑल नो कि आजकल स्ट्रेस का लेवल कॉर्पोरेट में बहुत बढ़ा हुआ है, एंड आपके क्लाइंट्स बहुत सारे कॉर्पोरेट से रिलेटेड भी हैं। आई एम श्योर वो इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर पाते होंगे। तो आप क्या क्या उनसे लेयर बाय लेयर यहाँ पर काम करते हैं उनके साथ? देखिए, कॉन्कर दी सक्सेस में मैं एक ही चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, एंड दैट इज़ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ हुआ हो, प्रेजेंट में कुछ हो या फ्यूचर में हो, आप दुखी नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। और ये गारंटी मैं अपने सारे टीवी प्रोग्राम्स पे, रेडियो प्रोग्राम्स और आपके पॉडकास्ट पर भी मैं ये चीज़ मैं गारंटी दे ही रहा हूँ। सो आई कांट बैक आउट फ्रॉम दिस। इसको अचीव करने के लिए कॉन्कर दी सक्सेस हैज़ 8 डायमेंशंस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग इज़ 1 डायमेंशन, ट्रेनिंग इज अनदर डायमेंशन। तो ये जो 2 डायमेंशंस हैं, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, ये 2 डायमेंशंस हमारे कॉन्शियस माइंड पर काम करती हैं। हम ये सीखते हैं कि लाइफ में हम कैसे सही डिसीजंस ले पाएं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का काम क्या है, थिंकिंग है, लॉजिकल माइंड है। कॉन्शियस माइंड का काम है टू टेक द डिसीजन इन लाइफ। अगर मैं डिसीजन ले पाता हूँ, मतलब आई एम हेल्दी एट द लेवल ऑफ माई कॉन्शियस माइंड। सो 2 डायमेंशंस, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, हेल्प्स यू टू वर्क ऑन द कॉन्शियस माइंड सो दैट यू कैन टेक डिसीजंस इन योर लाइफ। कॉन्शियस के बाद जब हम नीचे जाते हैं कॉन्शियसनेस में, तो हमारा सुपर कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस माइंड है। और सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारे बचपन से जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो सारी इमोशंस हैं, मेमोरी है, दैट इज ऑल स्टोर्ड देयर। जैसे फियर है, गिल्ट है, ट्रॉमास है, अनहैप्पीनेस है, जेलसी है, लैक ऑफ लव है, आई एम रॉन्ग है, हेट्रेड है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, ये सारी जो इमोशंस हैं, ये कहाँ हैं, दे आर इन माई सबकॉन्शियस माइंड। अब ये भी हमारे अनहैप्पीनेस का रीज़न बनता है। तो इसको डील करने के लिए वी हैव द 3rd डायमेंशन एट कॉन्कर दी सक्सेस, दैट इज कॉल्ड हिप्नोथेरेपी। सो हिप्नोथेरेपी से हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर पाते हैं। सबकॉन्शियस में जब हम और गहरे जाते हैं, देन वी हैव द मेमोरीज विच आर कमिंग फ्रॉम आवर पास्ट लाइव्स। कई बार कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे आते हैं जिसमें अनहैप्पीनेस का रीजन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ पेन्स और पास्ट लाइफ इंसिडेंसेस। द 4th डायमेंशन दैट वी हैव एट कॉन्कर दी सक्सेस इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कुछ इस तरीके के इश्यूज होते हैं, तो हम उसको फिर पास्ट लाइफ में ले जाके उन प्रॉब्लम्स को वहीं पे हील करते हैं। अब ये 4 डायमेंशन यूज करके हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को क्लीन कर लिया। जब हम कॉन्शियस के ऊपर जाते हैं, दैट इज नोन एज सुपर कॉन्शियस, जिसको हम सोल बोल सकते हैं, जिसको हम एनर्जी बोल सकते हैं। कोई एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से मेरी बॉडी, मेरा माइंड जो है वो ऑपरेट करता है। वहाँ पर हमारी कुछ डायमेंशंस आती हैं। सो द 5th डायमेंशन इज लाइफ बिटवीन लाइफ्स। लाइफ बिटवीन लाइफ में क्या होता है कि मरने के बाद और जन्म लेने से पहले हमारी सोल एक प्रोसेस से गुजरती है, हमारी तैयारी की जाती है। अगले जन्म में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे क्या लर्निंग्स होंगी, उसके लिए हमारे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक पैकेज डिसाइड होता है, यानी जो हमारी लाइफ में मेजर इंसिडेंसेस होने हैं, ये दे आर ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड। तो बहुत सारे पेन्स ऐसे आते हैं लाइफ में जिसको मेरा लॉजिकल माइंड समझ नहीं सकता है। जब तक समझेंगे नहीं, उस पेन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक आए हस्बैंड वाइफ आए, उनकी जब शादी हुई, दे ट्राइड फॉर द किड, लेकिन बच्चे नहीं हुए। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। जब वो बच्चा 15 साल का हुआ, 10th के एग्जाम्स दिए, वन फाइन डे व्हेन दे वोक अप, दे सॉ दैट दिस चाइल्ड इज हैंगिंग एंड ही कमिटेड सुसाइड। अब इसको, इस ग्रीफ को कैसे आप बाहर निकल पाएंगे? एक आदमी जा रहा है, सर्दियों की रात है, दिस मैन ही केम आउट फ्रॉम दी हुडा सिटी सेंटर, मेट्रो से उतरे, ऑटो पकड़ा, ऑटो की लाइट काम नहीं कर रही है, फॉग है, और रोड रोलर खड़ा है साइड पर, उस पर मार दिया। एंड ही हैड गॉट मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड यू नो, कांच पूरी बॉडी में गया। ही बिकेम हैंडीकैप। अब इस पेन को कैसे आप समझ पाएंगे? जब तक समझेंगे नहीं, तब तक इस पेन से को तो ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ के कॉन्सेप्ट से जब हम चीज़ों को देखते हैं, उस नज़रिए से जब देखते हैं,
तो फिर हम जो है इस टाइप के जो पेन है, ग्रीफ है, उसको भी हम ओवरकम कर पाते हैं. सो दैट्स द 5th डायमेंशन. 6th डायमेंशन आता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, कि मेरी जो आइडेंटिटी है दैट इज़ लाइक अ सोल, दैट्स अ स्पिरिट. अपने आप को स्पिरिट के फॉर्म में जानना, पहचानना और अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करना कि मैं आत्मा हूँ, स्वरूप हूँ. दैट इज़ द 6th डायमेंशन, दैट इज़ द स्पिरिचुअलिटी. अब हमने स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया, स्पिरिट क्या है, क्या होता है, सब चीज़ें हमने समझ ली हैं. देन कम्स दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू एक्सपीरियंस द सोल. सो द 7th डायमेंशन दैट वी हैव एट कॉन्कर द सक्सेस इज मेडिटेशन, जहाँ मेडिटेशन में ले जाके लोगों को एक्सपीरियंस कराते हैं उस डिविनिटी का, उस सोल का, उस अपनी एनर्जी का, और धीरे धीरे उसके साथ एक एसोसिएशन डेवलप करते हैं. 8th डायमेंशन आती है, दैट इज़ हीलिंग. तो वहाँ पे हम लोग ऑरा हील करते हैं, चक्रास क्लीन करते हैं, सोल हीलिंग करते हैं, क्योंकि जब हम एक पेन से गुजरते हैं तो हमारी सोल भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है. तो सोल को इंटीग्रेट करते हैं. स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमें हमेशा हर मोमेंट पे हमें गाइड करते हैं. हम लोग स्पिरिट गाइड को भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी कॉल करते हैं, तो उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं. कई बार कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो सोल पोजेशन के केसेस होते हैं, जिसको पुराने ज़माने बोलते हैं ना, ऊपरा हो गया, कोई और सोल है जो कि डिस्टर्ब कर रही है. कुछ इस तरीके के भी केसेस आते हैं, फिर उन सोल्स को कॉल करके फिर उनको हील किया जाता है. सो ऑल दैट कम्स अंडर द हीलिंग. सो व्हेन आई से दैट आई गारंटी अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बिलीव मी, इज़ नॉट अ मार्केटिंग स्टेटमेंट. देयर इज़ अ बिग प्रोसेस बिहाइंड इट, कि हमारी जो पूरी कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, हम तीनों कॉन्शियसनेस के लेवल पर काम करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और then you can achieve unconditional happiness in life. It's quite a process, sir. It's quite a process. It's quite a process. And sir, कितने लोग, I'm sorry, मतलब नहीं कोई बात नहीं, बताएं. कितने लोग सक्सेसफुली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं प्रोग्राम्स के अंदर? देखिए, ओशो की स्टेटमेंट है कि 1000 चलते हैं तो एक पहुंचता है. वो मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रोसेस आपने जो मुझे बताई है वो दिख रही है कि इट्स क्वाइट अ प्रोसेस. तो इतना डेप्थ होना किसी के अंदर कि वो सुपर कॉन्शियस लेवल पे भी और हीलिंग के लेवल पे खुद को क्लीन कर पाए. सो दैट्स, देखिए, ओशो एक और बात बोलते हैं, 1000 चलते हैं और एक पहुंचता है. इसलिए नहीं कि रास्ता डिफिकल्ट है, इसलिए कि हमारी कमिटमेंट नहीं है. बट फॉर्चुनेटली आई वुड से कि मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने इस पूरी जर्नी को किया है मेरे साथ. मतलब दे केम फॉर द मैरिज काउंसलिंग, और उसके बाद उनका ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि धीरे धीरे वो उस लेवल तक पहुंचे हैं जहाँ उन्होंने अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को क्लीन किया है. ऐसे काफ़ी लोग हैं अब. और ये सच में क्लीन हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है. तो जैसे आप ग्रीफ बता रहे हो, जिन पेरेंट्स के बेटे ने, 15 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली, क्या वो पेरेंट्स उस ग्रीफ से ऊपर आ पाए? बिल्कुल आ पाए. मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ स्पिरिचुअल हिस्ट्री से, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगी कि कैसे बाहर आ पाए हैं. 1-2 कॉमन बातें मैं आपको बोलता हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. आप देखें कि जीसस को जब क्रूसीफाई किया जाता है, तो जीसस के एक लास्ट वर्ड्स क्या हैं? ओ गॉड, ओ फादर, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू. इनको माफ़ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं. और हमारा तो 500 रुपये का नोट होता है ना, तो परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भगवान है भी कि नहीं. इट इज़ नॉट द पेन, इट इज़ योर पर्सपेक्टिव. एक आदमी के 500 रुपये का नोट खोने से वो दुखी हो जाता है, और भगवान है कि नहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है. और जीसस, जिनके हाथ पाँव में अभी कीले ठोके जाएंगे, और वो कहते हैं भगवान इनको माफ़ कर दो. अल-इलाज मंसूर हुए हैं, जिसको कोड़े मारे जाते हैं, जिसकी एक एक उंगली काटी जाती है, पैर काटे जाते हैं, गर्दन काटी जाती है. और वो क्या बोलता है? कहता है, हे खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने अपने लहू से वज़ू करने का मौका दिया है. वज़ू करना मतलब जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो ऐसे हाथ धोना, पैर धोना पूरा. वो कहता है कि पानी से वज़ू करके तो ज़िंदगी हो गई तेरी नमाज में आते हुए, आज मरते समय तूने मौका दिया है कि अपने खून से मैं वज़ू करके तेरी नमाज पढ़ रहा हूँ. Quite deep. And I can give you so many examples from the spiritual history. वो स्टेट अगर उन लोगों ने अचीव की है तो हर इंसान कर सकता है. वो हमें एक होप देते हैं when they can reach to that level. And I can tell you, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं
जब स्टार्ट करते हैं तो सिचुएशन ये होती है कि एक लेडी आई, उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं मजबूर हूँ कि उसको मैं डाइवोर्स नहीं दे सकती बिकॉज माई पेरेंट्स आर ओल्ड, और इस एज में उनको पता लगेगा तो वो तो शायद ज़िंदा भी ना रह पाए, बिकॉज माई लव फॉर माई पेरेंट्स इज़ मच मोर देन द हेट दैट आई हैव फॉर माई हस्बैंड, इसलिए मैं मैरिज को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है एंड आई टेक हर टू दैट लेवल कि एक दिन वो ये बोलती है कि सर उस लड़की की वजह से ना मेरी सेक्स लाइफ में स्पार्क आ गया इस एज में भी, तो मैं एक दिन उस लड़की को जाके थैंक्स ज़रूर बोल के आऊँगी। सो वो इट्स जस्ट द माइंडसेट, इट्स जस्ट द पर्सपेक्टिव। आप बहुत बड़े से बड़े पेन को भी अगर आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, आप अनहैप्पी नहीं होते हैं इफ़ यू लुक लाइफ विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और काउंसलिंग है क्या? काउंसलिंग इज नॉट शिफ्टिंग द पर्सपेक्टिव। काउंसलिंग में लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला है, सिर्फ एक ही चीज़ बदलती है एंड दैट इज गिविंग यू अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट लाइफ। मेरे सारे क्लाइंट्स, और रादर सारे से इन द सेंस वो सारे क्लाइंट जो इस जर्नी पे पूरे जाते हैं, अल्टीमेटली उन लोगों को माफ़ भी करते हैं और उन लोगों को धन्यवाद भी देते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ में पेन्स आए हैं। राइट, कहीं ना कहीं उनको वो ये आए हैं तो उनको ये रास्ता मिला है कि वो इनके ऊपर उठना शुरू करते हैं, ट्रांसेंड द व्हाटएवर इट इज, जो भी पेन है exactly. उसको वो लोग। राइट। पर फिर भी सर ह्यूमन बीइंग के साथ इमोशंस बहुत इनहेरेंटली हैं, जैसे आपने बोला सबकॉन्शियस माइंड हमारा, इट्स ऑल अबाउट आवर दीज कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस लाइक जेलसी है, हमारी एनवी है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है हम पास्ट लाइफ से ला रहे हो सकता है हमारा इसी लाइफ में कुछ कंडीशनिंग में आ गए हो, हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस से आ गए हो, पर ये हैं। और ऐसे में अगर हम हैप्पीनेस को फिर एक ट्रैप की तरह कई लोग अपना लेते हैं कि हमें पॉजिटिव ही सोचना है, हमें ये जो थॉट्स आ रहे हैं या मुझे ये जो फील हो रहा है वो सही फील नहीं हो रहा है, जिसमें हम अपने ही इमोशंस को इनवैलिडेट करना शुरू कर देते हैं, राइट। और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है, क्योंकि वो इमोशंस आपके बहुत पेन से, आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। अगर आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे तो खुशी रहना चाहिए और मुझे अपना पर्सपेक्टिव अच्छा ही रखना चाहिए, पर माइंड क्या है, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो इमोशंस का अगर वैलिडेशन नहीं है और हम हैप्पीनेस की ट्रैप में फंस रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकली जो भी रिसर्चेस से या स्टडी से जो मैंने समझा है कि ये हमारे को और ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, ये हमारे को और ज़्यादा एंग्जाइटी की तरफ लेके जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अपने पेन को एक्सेप्ट ना करना ये भी एक अनहैप्पीनेस का कारण है। राइट। सप्रेशन से हैप्पीनेस कभी नहीं आती है। अंदर से मुझे जेलसी है, अंदर से मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक और बड़ा मकान खरीदना है या मुझे गाड़ी लेनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने किताबों में पढ़ लिया या किसी को बोलते हुए सुन लिया है कि ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारे दुख का कारण है। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम दबा के दबा पाते हैं? नहीं। क्योंकि अगर हम माइंड को समझें, माइंड को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। योर वेरी स्मॉल इज 5% इज योर कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल है, 95% इज अ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब क्या है, वो इमोशंस सबकॉन्शियस में आ रही हैं, वो ग्रीड है, वो जेलसी है, जिसको हमारा ऋषि बोलता है षटरिपु। षटरिपु मतलब 6 दुश्मन है जो अनकंडीशनल हैप्पीनेस के रास्ते में दुश्मन की तरह खड़े हैं। और वो क्या है, वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, मद है, 6 दुश्मन है। अब ये 6 दुश्मन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है और मेरा 5% सिर्फ सुनी सुनाई बात के नहीं, जेलसी जो है वो बुरी चीज़ होती है। 5% से 95 को दबाएंगे तो वो सप्रेशन जो है कहीं ना कहीं और हमारे दुख का कारण बनेगा। उन सारी चीज़ों को जो मेरे अंदर की जो इमोशंस हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें उनको दबाना नहीं है, उनको समझना है, उनको जीना है। एक फल है, अगर आप उसको कच्चा तोड़ लेते हैं तो फल को भी दर्द होता है, पेड़ को भी दर्द होता है, और उस फल में ना तो मिठास आती है, ना खुशबू आती है, ना स्वाद है।
इसको जल्दी तोड़ लेने से कुछ नहीं होगा, इसको समय देना होगा। ये अभी ज़िंदगी के रस लेगा, पेड़ से अभी और रस लेगा। एक समय आएगा जब ये पक जाएगा अपने ज़िंदगी के अनुभव से, जब वो रस लेके जब पक जाएगा तो अपने आप टूट जाएगा। न पेड़ को पता लगेगा, न फल को पता लगेगा, और फल में खुशबू भी आएगी, स्वाद भी होगी, मिठास भी होगी। इन पेन से हम लॉजिकल माइंड को लगाकर जल्दी टूटने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। नहीं, अगर हम जेलसी है, अगर लगता है कि मुझे बड़े एम्स हैं और मुझे बड़ा अचीव करना है, तो करो। जब उस दुख में आप पकोगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। राइट। लाइफ में हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं ना, हम फास्ट फूड की जनरेशन में आ चुके हैं। राइट। स्पिरिचुअलिटी भी जल्दी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी जल्दी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। काउंसलर कहाँ हेल्प करता है? जिंदगी अपने आप सिखाती है। काउंसलर क्या करता है? जब आप लाइफ के पेन से गुजर रहे होते हैं तो काउंसलर आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है, सो दैट आप उससे लेसन्स जल्दी सीख पाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को, हम सब जो है ना, एक स्पिरिचुअलिटी में हम सब एनलाइटनमेंट की तरफ जा ही रहे हैं। एक जर्नी, हम सब एक जर्नी है। जिसकी लाइफ में कोई गुरु आ जाता है, कोई सदगुरु आ जाता है, उसके 10, 20, 50, 100 जन्म कम लग जाते हैं। जिसकी लाइफ में सदगुरु गुरु नहीं आता है, उसकी लाइफ में कुछ जन्म ज़्यादा लग जाते हैं। जिंदगी तो सबको सिखाई रही है। राइट। तो आपका जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है कि हम जितना सप्रेस करेंगे कॉन्शियस माइंड से अपनी फीलिंग्स को, उतना ही हम दुखी होंगे। राइट। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका एक समय आता है जब आप रेडी होते हो, तब शायद कोई आपको ऐसा शो अप हो जाए और आपको ये सही राह दिखा दे, तो आप उसको ट्रांसेंड कर पाते हो। और अगर आप नहीं रेडी हो और आप ज़बरदस्ती अपने साथ कर रहे हो और अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो शायद फ्रूटफुल नहीं है हमारे। क्योंकि डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, अगर हम टेक्निकली देखें, डिप्रेशन मीन्स यू आर प्रेसिंग समथिंग। राइट। क्या चीज़ है जो प्रेस करते हैं तो डिप्रेशन आता है? एंगर। राइट। अगर हम एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वो एंगर जब कंप्रेस होता जाता है, व्हेन यू प्रेस द एंगर, इट लीड्स टू डिप्रेशन। ओके। और एंगर क्यों आता है? एंगर इसीलिए आता है क्योंकि मैं चाहता कुछ हूँ, चीजें हो नहीं रही उसके हिसाब से। तो ऑब्वियसली डिप्रेशन बढ़ेगा, अनहैप्पीनेस बढ़ेगी लाइफ में। राइट। सो सर, आपने बोला कि जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बहुत हेल्पफुल रहता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को कि एग्जैक्टली अगर मैं इस लाइफ में इस चीज़ से डील कर रही हूँ कि मेरा बेटा क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चला गया, जैसे आपने उन कपल के लिए बोला, तो ऐसे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमको कहाँ हेल्प कर रहा है और कैसे हेल्प कर रहा है? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है कुछ केसेस में हेल्प करता है, जैसे आपने यही बोला है। तो इसमें जब हम लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं, या लाइफ बिटवीन लाइफ्स विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, जहाँ पर हम ये देख कर आते हैं कि क्यों मैंने जन्म लेने से पहले ये चूज़ किया था कि बहुत कम उम्र में मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला जाएगा। इस पेन से मेरी लाइफ में क्या लर्निंग्स जो आनी है। तो जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ से चलते हैं और जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई हम समझ पाते हैं कि ये पैकेज जो मैंने डिसाइड किया है कि 15 साल की उम्र मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये जो अनबियरेबल पेन मुझे फील हो रहा है, इस पेन के पीछे मुझे कुछ लेसन ज़रूर सीखने हैं। वो क्या लेसन सीखने हैं वो हम पास्ट लाइफ या लाइफ बिटवीन लाइफ में जाके हम उसको समझ सकते हैं। सर, आपने बोला कि लाइफ बिटवीन लाइफ्स में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम ये खुद डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या घटनाएं होंगी। सो अगर ये प्री डिसाइडेड है, सब कुछ डेस्टिनी में ही है, देन फिर फ्री विल का क्या है सर? ओके, सो नाइस क्वेश्चन। एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। मुझे अपने कमरे में धूप चाहिए, राइट? अब सूरज ने आना है, किस मौसम में, कितने बजे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट? लेकिन अगर मेरे खिड़की के बाहर सूरज है तो मेरी फ्री विल ये है कि मैं पर्दे डालकर उस धूप को अपने कमरे में आने से रोक सकता हूँ।
लाइफ जो है वो दोनों पर चलती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पैकेज विच इज डिसाइडेड, प्लस यू ऑल्सो हैव अ फ्री विल. मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ. व्हेन आई से कि हम एक पैकेज लेकर आते हैं, पैकेज इज नॉट दैट इट इज गोइंग टू बी 100% सर्टेन. पैकेज इज लाइक इट इज सर्टेन एज अ प्लानिंग. रेलवे टाइम टेबल इंडिया का, इट इज़ अ प्लानिंग. हम उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में किस प्लेटफॉर्म पे कितने बजे किस दिन आएगी. लेकिन वो आएगी कि नहीं आएगी ये बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. एक बच्चा है, वो 10th स्टैंडर्ड में अगर स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसका सिलेबस इज फिक्स्ड. उसको मालूम है उसको क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्लास में फेल हो जाता है, ये उसकी फ्री विल है. यानी जो पैकेज हम लेकर आते हैं वो इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में होंगे, हमारी फ्री विल है, हम उससे लेसन सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं. पर्दे हटाना या पर्दे ना हटाना ये मेरी फ्री विल है. लेकिन धूप का बाहर आना, सूरज का बाहर आना या ना आना ये मेरी फ्री विल का पार्ट नहीं है. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर फिक्स्ड, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरिएबल. अभी मैं आपसे कहूँ आप खड़े हो जाएं और एक पैर ऊपर उठा लें, आपके पास फ्री विल है, आप लेफ्ट पैर भी उठा सकते हैं, राइट भी उठा सकते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर फ्री विल. लेकिन एक बार आपने लेफ्ट पैर ऊपर उठा लिया, अब राइट पैर ना उठाने के लिए दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. सो हम गुलाम नहीं है, हमारी फ्रीडम. लाइफ बिटवीन लाइव्स में हम लोग जब बात करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस ये होता है दैट योर फ्रीडम इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड. धूप जब आती है, सूरज जब आएगा तो आपके दरवाजे पे डोरबेल बजाकर अंदर नहीं आएगा, वो आ जाएगा और आपकी फ्री विल का, आपकी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करेगा. आप चाहें तो पर्दे हटा सकते हैं, आप ना चाहें तो पर्दे नहीं हटा सकते हैं. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज प्लस योर फ्री विल. ओके, सो जो मुझे समझ में आ रहा है सर कि मान लीजिए मेरी लाइफ में कुछ भी घटनाएं मैं फ्री अपनी डेस्टिनी से लिखवा के आई हूँ, पैकेज के तौर पे लिखवा के आई हूँ कि मेरे साथ ये घटित होगा. लेकिन जो भी घटित हो रहा है उससे मैं कितनी लर्निंग लूंगी, राइट. और क्या इसको फिर अनडन करने का भी मतलब हो सकता है. राइट नाउ मैं जैसे अपनी ही लाइफ का ले लूँ कि मेरी डॉटर से रिलेटेड कुछ उसकी चल रही है लाइफ में, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, टाइप 1 डायबिटिक है, वॉट एवर इट इज़. तो अगर यहाँ पर मैं ये लर्निंग ले लूँ कि मुझे क्या करना है और मेरी कौन सी गलती की वजह से हुआ, अब मैं इसको आगे कैसे कर सकती हूँ, तो अगर मैं यहाँ लर्निंग ले करके चलती हूँ तो क्या उस जो मैं डिसाइड करके आई हूँ प्री विल के साथ वहाँ पर चेंज भी किया जा सकता है. कुछ हमारे पास चीज़ों को बदलने की ताकत है. देखो, अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, डायबिटीज़ इज़ अ फिजिकल लेवल प्रॉब्लम, राइट. अब एक सही एज पर अगर एक इंसान अपनी डाइट का ख्याल रखता है, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखता है, अपने स्ट्रेस का ख्याल रखता है, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखता है, तो डायबिटीज़ के होने के चांसेस कम हो जाते हैं. हमने नहीं ख्याल रखा या किसी और रीज़न से अगर डायबिटीज़ हो जाती है, अब अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल हम क्या कर सकते हैं ताकि बॉडी में जो डिटेरिएशन है वो मिनिमम हो. राइट. उसके बाद अगर फिर भी हमारे कंट्रोल में नहीं आती है डायबिटीज़, तो थर्ड लेवल पे हम क्या करेंगे, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि अब लाइफ में डायबिटीज़ है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को इस डायबिटीज़ के साथ ही जीना पड़ेगा. पर्पस इज हैप्पीनेस. हर सिचुएशन में आपके पास एक्शनेबल आइटम्स अलग होंगे. अभी डायबिटीज़ नहीं है या कोई भी बीमारी अभी नहीं है, आप अपना लाइफस्टाइल बढ़िया रखिए, स्ट्रेस को मैनेज करके रखिए, आप बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन बीमारी आ जाती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उसी को फिर आप एक्सेप्ट करिए कि भाई तो रहेगी लाइफ में डायबिटीज़, लेट अस नाउ बी हैप्पी विद दिस डायबिटीज़ इटसेल्फ. ओके, सो यू मीन टू से कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लेके आए कि हमने अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखेंगे और फिर हमको डायबिटीज हो जाएगी. अब क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट बड़े खतरनाक है. राइट. होता क्या है कि हम जो
एक्शन कर सकते हैं। राइट। अपने आलस की वजह से, इनकंसिस्टेंसी, प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस की वजह से हम एक्शंस नहीं करते हैं और उसके बाद हम उनको भी ये बता देते हैं कि ये भी डेस्टाइन्ड था। दिस इज व्हाट आई वांट। एक्जेक्टली। सो वही चीज़ है कि जितनी बड़ी बात बोली जाती है उसके उतने ही रिस्क भी होते हैं। अब ये डेस्टाइन्ड नहीं है कि आप जो एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ योर फ्री विल। तो ये कैसे डिसाइड हो कि क्या मेरा पार्ट ऑफ फ्री तो विल सिंपल है, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, आज जो आपके पास सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से बेस्ट करते रहें। उसके बाद अगर वो चीज़ें आपके पैकेज में होंगी तो आपको ग्रीन लाइट मिलती जाएगी, नहीं होगी तो रेड लाइट मिल जाएगी। ये बेस्ट कौन डिसाइड करता है? आप ही डिसाइड करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं बेस्ट डिसाइड कर रही हूँ अपना, पर एग्जैक्टली वो सही रास्ते पे नहीं जा रहा और कुछ टाइम के बाद मुझे पता चले कि उस समय जो मैंने डिसीजन लिया था कि ये मेरे लिए बेस्ट है, पर ये डिसीजन तो मुझे कहीं और ही ले आया। राइट। मेरा पॉइंट अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मैच्योर होते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर इवोल्यूशन प्रोसेस। हमारा माइंड भी एक्सपीरियंसेस से सीखता है। आज मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं शायद कुछ टाइम के बाद कुछ नई डिफरेंट चीज़ें सही लग सकती हैं, दैट इज़ द इवोल्यूशन। लेकिन आज मुझे वो पता नहीं है कि वो चीज़ें सही हैं। राइट। लेकिन जो आज मुझे पता है कि ये सही है, क्या मैं उस पर 100% दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? ओके। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? अब मेरी जो फ्री विल है वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, मेरे जो एक्शंस है वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो होना होगा वो होगा, वो डेस्टिनी का पार्ट है। रिजल्ट, इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। और कर्म में भी वो कर्मण्य बात करते हैं, कर्म नहीं बोलते हैं। अच्छा। कर्म और कर्मण्य में क्या है? कर्म का मतलब है क्या करना है और कर्मण्य का मतलब है कैसे करना है। ओके। क्या करना है पर आपका अधिकार नहीं है, कर्मण्य मतलब कैसे करना है इस पर आपका अधिकार है। जैसे आज मैं और आप यहाँ पर हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं, इस पे ना मेरा अधिकार था ना आपका अधिकार था। आज सुबह बारिश का मौसम था, मुझे लग रहा था शायद गुड़गांव की सड़कों की हालत देखते हुए शायद हमें आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। सो ऑल दोज फैक्टर्स दे फॉल इन प्लेस और हम यहाँ पर आके मिले। अब ये समय हम कैसे स्पेंड करते हैं ये मेरी फ्रीडम है। ओके। इसको हम हंसी मजाक करके भी बिता सकते हैं, इसको हम लेजीली भी बिता सकते हैं, इसको हमने एक पॉडकास्ट के रूप में भी इसको हमने यूटिलाइज कर लिया। तो हमारा मिलना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मिलने के बाद हम उस समय को कैसे स्पेंड करते हैं ये है जो मेरे कंट्रोल में है। तो ना कर्म आपके कंट्रोल में है ना फल आपके कंट्रोल में है, सिर्फ कर्मण्य आपके कंट्रोल में है कि उस काम को कैसे करना है। Okay. मैं हमेशा बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो लाइक अ साइंस, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, सो आई नो कि साइंस में देयर आर लॉट ऑफ फार्मूला, जिस फार्मूले से हम सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हमारे जो ऋषि हुए हैं उन्होंने भी उतने ही क्लियर कट फार्मूले दिए हैं। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अ साइंस ऑफ विद इन, हम उनको डिकोड करना नहीं जानते हैं। अब कृष्ण ने कितना सही एक्सप्लेन कर दिया, कर्मण्यवादी, कर्मवादी का रास्ते नहीं बोलते, कर्मण्यवादी का रास्ते। कर्मण्य मतलब कैसे करना है इस पर आपका अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तो क्या करना है वो अधिकार नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा वो अधिकार नहीं है, कैसे करना है उस पर अधिकार है आपका। सर थोड़ा सा मैं इसको और भी समझना चाहूंगी, क्या करना है। जैसे कुछ टाइम पहले हमने डिसाइड किया कि सर के साथ आपका प्रोफाइल देखा, हमें अच्छा लगा, हमने ये डिसाइड किया कि हमें सर के साथ पॉडकास्ट करना चाहिए, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया, तभी हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसी के अंदर हो सकता है कि हम में से किसी का आज कुछ आ जाता तो हम लोग दोनों में से कोई भी इस प्रोग्राम को, आज के प्रोग्राम को कैंसिल कर सकता था, है ना। तो क्या करना है ये भी तो फिर हमारे फ्री विल के अंदर ही तो आ रहा है। ओके देखिए, आपके पास जो आया एक इट वाज एन आइडिया। हाँ जी, इट वाज एन आइडिया। आपने मेरा प्रोफाइल देखा, आपको लगा कि चलो एक पॉडकास्ट शूट करते हैं, राइट। लेकिन ये आइडिया सही में इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। Okay. आपके दिमाग में एक आइडिया है, लेकिन आज अगर बारिश आ जाती है और हम अगर नहीं कर पाते
तो हमारे दिमाग में आइडिया भी आया, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। फिर भी आज नहीं कल हो जाता, आज कल होता, किसी और दिन होता, नहीं होता पता नहीं। ओके आते हुए तो यानी यू आर सेइंग कि ये पॉडकास्ट होना डिस्टाइंड था। एग्जैक्टली। लेकिन कैसे होना है, इस समय को हमें कैसे स्पेंड करना है, ये मेरी फ्रीडम है। जैसे महाभारत से एग्जांपल लेते हैं, जब सेनाएं युद्ध भूमि में आ चुकी हैं, राइट, अब युद्ध होना ये लगभग तय है, अब इसको टाला नहीं जा सकता है, ये कर्म है। कैसे लड़ना है, ये अर्जुन की फ्रीडम है, ये दोनों सेनाओं की फ्रीडम है। और कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं 18 अध्याय में, यही तो समझाते हैं। अब युद्ध आ चुका है सामने, और सामने जिनसे आपने युद्ध करना है वो आप ही के परिवार के बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं। लेकिन अब अगर ये सिचुएशन आ चुकी है तो अब अपना बेस्ट देकर इस युद्ध को लड़ो, बिना ये सोचे हुए कि तुम जीतोगे या दूसरी पार्टी जीतेगी। युद्ध ना हो इसके लिए कृष्ण ने बहुत काम किया है। जब पूरा क्षत्रिय समाज बोलता है कि नहीं युद्ध होना चाहिए क्योंकि पांडवों को सताया गया है, उनके साथ अत्याचार किया गया है, कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, इतना जो है ब्लड शेड को अवॉइड किया जा सकता है, मैं एक शांति दूत बन के जाता हूं। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक एफर्ट किया जो उनको ठीक लगा, लेकिन उसके बाद भी युद्ध हुआ है। सो अगेन एवरीवेयर यू विल फाइंड अ मिक्स ऑफ फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। अब कृष्ण की फ्री विल है, वो कहते हैं कि ठीक है मैं एक बार एफर्ट करके देखता हूँ, शांति दूत बन के जाता हूँ। उन्होंने कहा छोड़ दो हस्तिनापुर, सिर्फ 5 गांव दे दो, लेकिन नहीं हुआ। मतलब अपना पूरा एफर्ट करने के बाद भी कि युद्ध टाला जा सके, युद्ध ने होना था। ओके अब युद्ध आने के बाद अर्जुन किस तरीके से युद्ध करता है, ये उसकी फ्री विल है। तो सर आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपना एक पैकेज बना के आते हैं कि ये हमारे साथ इस जन्म में होगा और इससे हम कुछ लर्निंग लेके जाएंगे, राइट? तो किस तरीके का पैकेज यूजुअली जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं तो किस तरीके का पैकेज आपको दिखता है, बनता है वहाँ पर? देखिए, इसका आसानी से सवाल का जवाब देने के लिए मैं तुलसीदास को कोट करना चाहता हूँ। तुलसीदास की एक चौपाई आती है, वो कहता है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीज़ें, कब लाइफ में हानि होगी, कब लाभ होगा, कब यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये विधि के हाथ में है। तुलसीदास भक्त परंपरा से आते हैं, वो विधि बोलते हैं, परमात्मा के हाथ में है वो बोलते हैं। जब हम इसको लाइफ बिटवीन लाइफ के कॉन्सेप्ट से बोलते हैं तो बोलते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ पैकेज विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। दोनों ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं, इनको बदला नहीं जा सकता है। किस टाइप के इंसिडेंसेस हमारे पैकेज में आते हैं, किस इंसान से हमें कब मिलना है और कब नहीं मिलना है। सडनली आप जो हैं बस जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और एक इंसान है, आप उसको देख के आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं कोई केस बताता हूँ। मैं वन लेडी यूज्ड टू कम टू मी, और वो अपने पेरेंट्स के घर जब गई एक बार, तो एक शॉपकीपर है जिससे सामान लेके आती हैं, उसके पास गई, उससे सामान लेने के लिए ही गई थी, एंड शी फेल्ट सम सॉर्ट ऑफ एन अट्रैक्शन फॉर दैट मैन, एंड शी सेड कि इट वाज नॉट लस्ट। मुझे नहीं पता क्या था, बट कहीं ऐसा लगा कि कुछ तो इट्स बियॉन्ड वर्ड्स, कुछ क्लिक हुआ है, एंड इट्स प्योरली नॉट लस्ट। धीरे धीरे उसके साथ बातचीत हुई, मुलाकात हुई, एंड देन obviously when it became a reason of unhappiness, then she came to me। और जब हम लोगों ने उसका पास्ट लाइफ किया तो पता लगा कि वो जो इंसान है वो इनके साथ कई जन्मों में साथ रहा है। अच्छा, ओके। इस जन्म में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन हम एक दूसरे से मिलेंगे और बिछड़ जाएंगे, और वो जो बिछड़ने का जो दुख है, that will be a trigger point for each of them to enter into spirituality। ओके, राइट? तो किस इंसान से हमें कब मिलना है, क्यों हमारी लाइफ में वो आता है, क्यों हमारी लाइफ से चला जाता है, उस पेन को हम कैसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड।
क्या मेजर इंसिडेंसेस होने हैं, दीज आर ऑल डिसाइडेड। वही हानि लाभ, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, आप अपना बेस्ट करते हैं और फिर भी देखते हैं कि अब मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने 10-12 साल कॉर्पोरेट में काम किया, आईटी सेक्टर से हैं, और उन्होंने बोला कि सर फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं जॉब छोड़ के लेट मी स्टार्ट माई ओन बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब छोड़ दी, जो भी पैसा था सेविंग्स थी वो इन्वेस्ट किया, एंड आई स्टार्टेड माई business, and when I started that was the month of February 2020. Okay. And she says डॉक्टर कैलेंडर पे काउंट करेंगे ना तो 30 दिन नहीं हुए थे, the corona lockdown had come, और जो इन्वेस्टमेंट किया था all that had gone waste. वो कहती है सर मेरी इतनी सक्सेसफुल लाइफ चल रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी में काम करती हूँ, अच्छी सैलरी है, क्यों फितूर आया 12 साल के बाद कि छोड़ देती हूँ नौकरी, वो भी तब जब कोरोना आने वाला। राइट। सो देन मतलब सब कुछ ही हमारी लाइफ में डिसाइडेड है, फ्री विल यहाँ पर है कि हम उसमें क्या लेसन लेके जाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कितनी समझदारी से आगे आने वाले अपनी चीज़ों को हम सुधार पाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट और नेक्स्ट हमारे लाइफ में डेस्टिनी के थ्रू आने वाला है उसके साथ हम डील करने के लिए कितने रेडी होते हैं। सो जो समझ में आ रहा है कि वी ऑल आर हेयर फॉर अवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। वी ऑल आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। ओशो की एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ओशो ये बोलते हैं दैट वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हु हैव टू अंडरगो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, वी आर बेसिकली स्पिरिचुअल बींग्स हु हैव कम फॉर द लर्निंग्स थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। बात है सर, एक तो हमारा इंडिविजुअल जर्नी है, राइट, और एक जर्नी चल रही है हमारी यूनिवर्स की, यूनिवर्सल जर्नी। जैसे बोलूँ कि आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग की रिसोर्सेज, हमारा क्लाइमेट चेंजेस इतनी तेज़ी से हो रहे हैं, और या फिर हमारा वाटर लेवल कम हो रहा है, या हमारे सी लेवल पे बहुत गंदगी बढ़ रही है, या वॉर जोन्स आ रहे हैं, इतने वॉर्स डिक्लेयर हो रहे हैं। क्या इनकी भी एक जर्नी होती है, क्या यहाँ पर भी जर्नी चल रही होती है कहीं ना कहीं? देखो, जो मैं बोलता हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। हमारे इंडिविजुअल जो एक्शंस हैं वो तो रिजल्ट लाते हैं मेरी लाइफ में। कलेक्टिव रिजल्ट, कलेक्टिव एफर्ट्स दे आल्सो ब्रिंग रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे कोई ऐसे लोग हैं जो कि नॉन वेज खाते हैं। अब उन्होंने अपनी कढ़ाई में फिश डाली बनाने के लिए, उसकी स्मेल जो है वो आपके फ्लोर पर भी आएगी। राइट। आपने कुछ भी नहीं किया उस मछली के लिए, आप तो मछली खाते भी नहीं हैं, लेकिन आपको भी वो स्मेल बियर करनी पड़ेगी। मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टूवर्ड्स द पॉल्यूशन ऑफ द सिटी, लेकिन क्या मैं इस पॉल्यूशन से बच सकता हूँ? नहीं। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, एक्शंस हैं जो रिजल्ट आते हैं मेरी लाइफ में। कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, कलेक्टिव एक्शंस हैं जो मेरी लाइफ में इफेक्ट लाते हैं। कोरोना ना आपने पैदा किया ना मैंने किया, लेकिन हम सब उसमें विक्टिम बने कि नहीं बने? जितने लोगों की डेथ हुई है कोरोना में इंटरनेशनली, क्या वो रिस्पॉन्सिबल थे कोरोना को लाने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। सो हर चीज हम डेस्टिनी पे नहीं डाल सकते हैं। इट इज माई इंडिविजुअल एक्शंस, इट इज द कलेक्टिव एक्शंस, इट इज समथिंग विच इज डेस्टाइन्ड। ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमारी लाइफ में घटनाएं घटती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आपका कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। जस्ट एक बहुत इसको प्रैक्टिकल में लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी या पैकेज इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है, तो उसकी 2 मिनट के लिए चिंता करना छोड़ दें। अपने पर्दे खोल कर रखें। अगर धूप चाहिए, सूरज आएगा तो आ जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं आएगी। लेट अस फोकस ओनली ऑन अवर एक्शंस, और जो चीज़ें मेरे एक्शन में, मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को इग्नोर। जैसे मैं कॉर्पोरेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम लोग क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी है विच इज़ नोन एज 6 सिग्मा। 6 सिग्मा में हम क्या करते हैं कि कोई एक प्रोसेस के जो भी एरर आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसके लिए हम सारे कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट व्हाट आर द कॉजेज़ दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बैड रिजल्ट और द बैड और द लो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद हम फिल्टर करते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग विच आर इन माई कंट्रोल,
देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल, राइट, जिनको हम कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स बोलते हैं। तो जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो जो 10, 15, 20% फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में है उन पर अपना बेस्ट करते चले जाएं, बाकी अगर होना होगा तो होगा। सो लाइफ इज नॉट सो डिफिकल्ट, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये तो फिर इतना कुछ हमें समझना है, नहीं, ज़्यादा समझना नहीं है। जो मेरे अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं, चाहे वो डेस्टिनी भी है, लेकिन आज तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, भूल जाओ, छोड़ दो। आपको मानना है कि डेस्टिनी नहीं होती, मान लो। मानना है कि होती है, मान लो। क्योंकि दोनों सिचुएशंस में डेस्टिनी इज अनकंट्रोल्ड। एक सिचुएशन सामने आई, उस सिचुएशन में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, वो करते जाओ, बाकी फिर जो होना होगा वो होगा लाइफ में। ठीक है सर। सर, एस्ट्रोलॉजी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, राइट? वो हमारा हाथ देखते हैं, हमारी जन्मपत्री देखते हैं, और शायद जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं वो उनको पता चल जाते हैं। आई डोंट नो हाउ। सो इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? देखो, मैं ये मानता हूँ कि, और मानता ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस भी है बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने का, कि हर सोल जब पैदा होती है अपना एक पैकेज लेकर आती है। एस्ट्रोलॉजी उसी पैकेज को पढ़ने का एक टेक्निक हो सकती है। आप एक चीज़ सोचिए, अगर एस्ट्रोलॉजी ये प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होगा, ये तभी तो किया जा सकता है प्रेडिक्ट जब फ्यूचर डिसाइडेड हो। अगर फ्यूचर डिसाइडेड ही नहीं है तो फिर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। सो वी कैन से सब कॉन्सेप्ट्स मर्ज हो जाते हैं आपस में आके, कि एक हमारा पैकेज है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में क्या होने हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस जो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो हम चेंज कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, और वो उतना तो हम फ्री विल की वजह से ही चेंज कर पाते हैं। जो भी कर सकते हैं वो फ्री विल की वजह से। वो फ्री विल की वजह से हम उसको, जैसे अब धूप आएगी मेरे कमरे में, आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं पर्दे लगा के रखूं, फिर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बाहर आएगी कि नहीं आएगी। ये जो लाल किताब होती है सर, उसमें बहुत सारे टोटके दिए रहते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी, तुम्हारी डेस्टिनी में जो लिखा था उसका प्रभाव कम हो जाएगा। देखो, मैं, क्योंकि इसके बारे में मेरी नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है। आई वॉज इन्वाइटेड ऑन वन प्लेटफॉर्म, जो उन्होंने डायबिटीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म था, और जहाँ पे अलग अलग, अदर देन दी मेडिकल डॉक्टर्स, जो कि एलोपैथी डॉक्टर्स के अलावा, उन्होंने बहुत लोगों को इन्वाइट किया था, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी आए थे, पामिस्ट भी आए थे, और मुझे भी इन्वाइट किया था एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट कि हाउ हिप्नोथेरेपी कैन हेल्प इन डीलिंग विद डायबिटीज़। तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर की एक स्टेटमेंट याद आती है। वो कहते हैं कि मैंने ये जन्मपत्री पढ़ना जो है अपने पिताजी से सीखा था। कोई 18, 19, 20 साल मेरी एज होगी। वो उसी से पैसा कमाते हैं, वही किसी मंदिर में भी काम करते हैं। तो उन्होंने अपने नक्षत्रों की ग्रह दशा देख के उन्होंने लगाया कि भाई जब मैं 38 साल का हो जाऊंगा तब जो है मुझे जो स्टार्स की जो पोजीशनिंग आ रही है या प्लैनेट्स की जो पोजीशनिंग आ रही है उसकी वजह से मेरे डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है। मैंने डिसाइड कर लिया कि उनमें क्या करना है, उन ग्रहों की मुझे पूजा करनी है, शांति पूजा कर दूंगा तो मेरे को डायबिटीज़ नहीं होगी। ठीक है। अब उसके बाद उम्र हो गई, 40-42 साल की हो गई, डायबिटीज़ आ गई। डॉक्टर के पास गए, पता लगा भाई ये सिम्टम्स क्यों हैं, डायबिटीज़ आ चुकी है। ब्लड टेस्ट कराया और उनको याद, अरे यार मैं तो 38 साल की उम्र में पूजा करनी थी और मुझे याद ही नहीं आया कि पूजा करनी है। एक मेरी क्लाइंट है, वो बताती हैं, वो कहती हैं कि हमने कोई एक बगुलामुखी की कोई शायद बहुत बड़ी पूजा होती है, शायद मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, वो शायद अंधेरे में होती है, सूरज उगने से पहले, बहुत कुछ उसको प्योरिटी, हाइजीन और कुकिंग, फ्रेश होने, बहुत सारी शायद उसमें जो है रिचुअल्स फॉलो करने हैं। उन्होंने एक पंडित जी को टाई अप किया कि वो पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे। ना पंडित जी आए, ना पंडित जी का फ़ोन आया। उन्होंने कांटेक्ट किया तो बात भी नहीं हो पा रही थी उनसे। 15-20 दिन के बाद पंडित जी का फ़ोन आता है और वो ये बताते हैं, कहते हैं कि मुझे जो है रातों रात अपना घर, वो केदारनाथ से बिलोंग करते थे, तो केदारनाथ में जो कैलेमिटी आई थी वो, उसमें उनका परिवार, उनमें उनके घर वगैरह में काफ़ी नुकसान हुआ उनको सडनली वहाँ पे जाना पड़ा, इस वजह से पूजा नहीं कर पाए। ओके। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ
जहाँ पे हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का मैं ये उपाय करूँ तो मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम वो उपाय कर ही नहीं पाते हैं। कोई ना कोई ऐसा रुकावट आ जाती है कि हमारी बेस्ट इंटेंशन के बावजूद भी हम वो उपाय नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये उपाय करने से चीजें बदल सकती हैं। पर आप अगर, मैं वही कहता हूँ, अगर, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी में और लाल किताब में नॉलेज नहीं है, बट व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम माय लॉजिकल माइंड, व्हेन आई डू अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस, तो मुझे क्या लगता है कि जो मेरे पैकेज में होना है वो होगा, वो होके रहेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी उसको बदल भी सकती है, एस्ट्रोलॉजी में वो पावर हो सकती है, लेकिन अगर वो बदलाव मेरी डेस्टिनी में या मेरे पैकेज में नहीं है, तो मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हुए सुना है कि हम वो उपाय चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। समझ गया। एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे ये बताया कि किसी पंडित जी ने उनको रिकमेंड किया कि वो नीलम, जो नीला पत्थर होता है, वो पहनना है, और उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो शायद उनकी ठीक हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। मतलब आई एक्चुअली डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, बट समहाउ कि नीलम पहनने से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। शी सेड के वे बैक इन 2004-5 उस टाइम पे उन्होंने 75,000 रुपये का एक नीलम पहना, विच वॉज अ बिग प्राइस एट दैट टाइम, और लाइफ बढ़िया चलती रही 2010-11 तक। लेकिन 10-11 में पता नहीं वो नीलम की अंगूठी कहाँ गिर गई, और वो कहती है ऑब्वियसली अंगूठी ढीली भी नहीं थी, और मैं इतनी केयरलेस नहीं हूँ कि मैं उठा के कहीं होटल में या किसी बाथरूम में छोड़ दूंगी, मालूम नहीं वो अंगूठी कहाँ गई। तो लॉजिकल दिमाग क्या बोलता है कि चलो चली गई तो क्या हुआ, एक और खरीद लो 75,000 रुपये, क्या फ़र्क पड़ता है, 1.5 लाख की हो गई होगी अब तक इतने साल में। लेकिन वो बोलती हैं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी रही लाइफ में कि मैं दोबारा नीलम नहीं खरीद पाई। सो मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेरे पैकेज में है ना, चीज़ें वही होती हैं। हम एस्ट्रोलॉजी से ये जान लेते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसको बचाने के लिए हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में शायद कुछ उपाय हो भी सकते हैं, लेकिन वो उपाय आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अगर वो चीज़ें लाइफ में चेंज नहीं होनी है आपके। तो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, बट ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। राइट सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम पैकेज लेके आते हैं और हमें ये हमारा डिसाइडेड होता है कि इस जन्म में हमें कौन सी लर्निंग्स लेनी है, और उन लर्निंग के हिसाब से कुछ घटनाएं हमारी ज़िंदगी में डेस्टाइंड होती हैं, राइट। मान लीजिए किसी की बहुत डीप इच्छा है कुछ पाने की, है ना, और वो मे बी डेस्टिनी से ही आ रहा हो कि उसको वो पाना है, लेकिन वो उसको मिलना नहीं है। अब वो उसके पीछे भाग रहा है, वो उसको मिल नहीं रहा है, तो वो जिस सक्सेस के पीछे भाग रहा है, जैसा आपने बोला कि आपका प्रोग्राम भी है सक्सेस के ऊपर काम करने का, कॉन्कर द सक्सेस, राइट। तो अब वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो उसका सेंस ऑफ सक्सेस उसको मिल ही नहीं रहा है और उसके पीछे भागा जा रहा है। देन हाउ कैन यू हेल्प दैट पर्सन जिसको उसकी लाइफ का जो वो चाहता है वो मिल नहीं रहा? ओके, अब यहाँ पर उसका अनहैप्पीनेस का रीज़न क्या है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है। क्या उसका अनहैप्पीनेस का रीज़न ये है कि जो चाह रहा है वो उसको नहीं मिला है, क्या वो अनहैप्पीनेस का रीज़न है, या उसकी चाहत जो है वो अनहैप्पीनेस का रीज़न है? ओके। अष्टावक्र एक हुए हैं जो राजा जनक के गुरु हैं, और अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना मतलब डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, और निष्कामना, नो एक्सपेक्टेशंस से बड़ी कोई समाधि नहीं है। सिंपल सा आंसर उन्होंने दे दिया है। ये इंसान, मैं आपको एक केस बताता हूँ सो दैट आपका क्वेश्चन मैं सही समझ पाया हूँ, ये भी आप बता पाएंगे। दिस man I think is 41 years of age, working at a very senior position in IT sector, लीडरशिप पोजीशन पर है। वो मुझे बताता है, कहता है कि सर मैं जब 12th में जब इंजीनियरिंग की मैं तैयारी कर रहा था, आई वांटेड टू डू इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT। ठीक है। मेरे पास पूरा नॉलेज थी, पूरी पोटेंशियल थी, सब कुछ था, लेकिन वो जवानी में, उस एज में मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया, और उसकी वजह से मुझे IIT में एडमिशन नहीं मिला। एंड दैट बिकेम सच अ बिग पेन इन हिम, क्योंकि उसको ये लगा कि गिल्ट रहा कि मैं अचीव कर सकता था अगर मैं कंसिस्टेंट होता अपनी पढ़ाई में। तो
अब वो दुखी हुआ, क्यों? क्योंकि वो चाहता तो था इंजीनियरिंग आईआईटी से करना, लेकिन वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाया आईआईटी से, ही डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. नाउ हिज अनहैप्पीनेस इज बिकॉज ही कुड नॉट अचीव व्हाट ही वांटेड टू अचीव. अब हमें ये जो एक्सपेक्टेशन है, इस एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना सीखना होगा. Okay. उस बच्चे ने क्या किया, मतलब अब तो घर बड़ा है, उस लड़के ने जब छोटा था तब उसने क्या किया, तब उसने संकल्प किया कि मुझे अब कुछ भी हो जाए, इंजीनियरिंग तो मैं यहाँ से करूँगा, लेकिन मुझे अब MBA करना है, एंड आई विल डू MBA फ्रॉम IIM. एंड ही सेड कि सर मैंने अपनी पूरी लाइफ को रीओरिएंट कर दिया, अपनी पढ़ाई करना, अपनी लेजीनेस, अपने वेट पर काम करना है, मेरे फ्रेंड सर्कल है उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, ऑल दैट ही डिड, बट ही मेड श्योर दैट ही कैन डू MBA फ्रॉम IIM एंड ही डिड इट. सो प्रॉब्लम ये नहीं है, दुख का कारण ये नहीं है कि उसको IIT में उसको एडमिशन नहीं मिला. दुख का कारण ये है कि उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई. अगर हम एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना फिर भी सीख जाते हैं तो बिना IIT के इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो इंसान खुश हो सकता है. सो प्रॉब्लम इज वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज अवर एक्सपेक्टेशंस. राइट. और ये भी शायद उसका ही पार्ट होगा कि हमें स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ में जैसे हम बात करते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है वो उसका ही पार्ट है कि जब आपको वो नहीं मिलती है तो आप कहीं ना कहीं उसको ट्रांसेंड करने की कोशिश करते हैं. दोनों चीज़ें हैं, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, और आपकी डेस्टिनी में नहीं होगा तो भी नहीं मिलेगा. पॉइंट ये है कि नहीं मिला ये दुख का कारण नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन की ये मिलना ही चाहिए था हर कंडीशन पे, ये मेरे दुख का कारण है. सो वर्क ऑन योर एक्सपेक्टेशन. जैसे कॉन्कर द सक्सेस में जब हम लोग बात करते हैं, सो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट इज अ मॉड्यूल दैट आई कवर इन दिस. क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे संत हुए हैं हिंदुस्तान में, जैसे अष्टावक्र को मैंने कोट किया है, कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. हमें ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस हमारे दुख का कारण है, सब संत यही कहते हैं, लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में सही है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी. राइट. सो एक्सपेक्टेशंस होना दुख का कारण भी है, लेकिन ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन से आती है. अगर पुराने इंसान ने उड़ते हुए पक्षी को देखकर उड़ने की कल्पना नहीं की होती तो आज हमारे पास फ्लाइट्स नहीं होती. सो आई नेवर से कि हमें एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना है, मैं सिर्फ ये बोलता हूं हमें एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना आना चाहिए, सो दैट वो मेरे ग्रोथ का तो कारण बने लेकिन अनहैप्पीनेस का कारण ना बने. तो इस टाइप का अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और उस एक्सपेक्टेशंस को अब हैप्पीनेस की तरफ जाने के लिए किस तरीके से वो रीओरिएंट या मैनेज कर सकता है. ओके सर, एक क्वेश्चन जो है जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है वो है, जैसे आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करी कि आप वो भी करते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं कर्मा का एक कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर कि अगर आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं तो उसका आपको इस जन्म में कहीं ना कहीं हर्जाना मिलेगा. अगर आपने किसी को तंग किया है, कहीं परेशान किया है, तो इस जन्म में आपको वो किसी न किसी फॉर्म में उसको, या तो उसी जन्म में आप उसको चुकता करते हैं, और अगर उस जन्म में नहीं मौका मिला है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं दूसरे जन्म पे. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है ये. ओके. और बहुत गलत तरीके से पेश भी किया गया है. मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ बिटवीन लाइफ्स का या पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, और दो नाम मैं आपको बताऊंगा जो पॉइनियर्स रहे हैं इस फील्ड में. एक हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन और दूसरे हैं डॉक्टर ब्रेनविस. इन दोनों ने करीब इंडिविजुअली 35 साल या थोड़ा ज़्यादा भी पास्ट लाइफ और लाइफ बिटवीन लाइफ्स पे काम किया है. पिछले 15 साल से मैं भी पास्ट लाइफ और लाइफ बिटवीन लाइफ्स में काम कर रहा हूँ. उनकी लगभग सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है 15 साल का. मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा है कि वहाँ पर कोई ऐसा इंसान बैठा है स्पिरिट वर्ल्ड में जो कि हमारे पाप और पुण्यों का हिसाब किताब करता है और उसके हिसाब से हमें कुछ पनिश करता है या रिवार्ड करता है. हम सबका ही एक्सपीरियंस ये रहा है कि दैट इज़ अ वर्ल्ड विच इज़ गवर्न्ड बाय लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन, and your respect of freedom is always there. Your freedom is always respected there.
आप जब तक नहीं चाहते हैं कोई भी पेन अपनी लाइफ में, तो वो पेन नहीं आएगा। Okay. आपने कहा कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया। अब अगर हम पैकेज वाली थ्योरीज के हिसाब से बात करें, उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं थोड़ा सा इसको लाइट डालने की कोशिश करूं, तो क्या ये गलत करना वाज इट नॉट माई पार्ट ऑफ पैकेज? अगर सपोज आपकी लाइफ में कुछ पेन आना है Right. और वो पेन आपको लर्निंग की तरफ लेकर जाएगा, तो पेन अपने आप तो नहीं आएगा। कहीं आप लेके या पैकेज में आप डिसाइड करके, पैकेज में आपने डिसाइड किया, लेकिन अपने आप तो पेन नहीं आएगा। हो सकता है मैं आपकी लाइफ में किसी तरीके से आऊंगा, आई वुड बिकम दैट रीजन ऑफ पेन फॉर यू। राइट, नो, इफ आई एम बिकमिंग अ रीजन ऑफ पेन फॉर यू, ये तो मैं आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं तो हेल्प कर रहा हूं आपकी। फिर मेरा पेन देना गलत कैसे हो सकता है मेरे लिए? ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? राइट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा, पहली बात तो यह है कि वो जो बुरा करना था दैट वाज द पार्ट ऑफ द पैकेज। अभी मैं जैसे केस बताता हूँ कि एक पार्टनर है, उसका दूसरे का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसकी वजह से इस पार्टनर की लाइफ में पेन आ रहा है। Right. अब इस पेन से एक लर्निंग है। ये लर्निंग कब आती? जब उसका पार्टनर पास्ट लाइफ, जब उसका पार्टनर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल करेगा, तभी तो लर्निंग आएगी। तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल करना गलत कैसे हो सकता है? अगर वो नहीं करता एक्स्ट्रा मैरिटल, तो इसकी लाइफ में वो पेन नहीं आता। वो पेन नहीं आता तो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं आती। ओके, राइट। तो पहला जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है कि कोई ऐसा नहीं बैठा है, एक जज की तरह वहाँ कोई नहीं है जो कि ये डिसाइड कर रहा है आपने क्या सही किया है, आपने क्या गलत किया है, और फिर उसके हिसाब से आपको पनिश कर रहा है या रिवार्ड दे रहा है। ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैंने आपको पेन दिया है लाइफ में, राइट, तो मेरी अपनी ये क्यूरोसिटी हो सकती है, अपने दिमाग में एक ये लर्निंग की एक इच्छा हो सकती है कि जब मैंने आपको पेन दिया, देन हाउ यू वुड हैव फेल्ट। उस एक्सपीरियंस को, आपकी उन फीलिंग्स को जानने के लिए, प्रोबेबली द नेक्स्ट लाइफ दैट आई विल डिसाइड, आई विल चूज दैट यू गिव मी पेन और समवन एल्स गिव मी पेन, द सेम लेवल ऑफ, सेम टाइप ऑफ पेन जो मैंने आपको आपकी लाइफ में दिया है। अच्छा, ओके, ये मेरी फ्री विल है। मैं देखना चाहता हूं कि अगर सपोज मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड बिकॉज ऑफ दिस आई एम गिविंग पेन टू माई वाइफ, अब अगले जन्म में मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने क्या फील किया होगा। सो दिस मैरिड लाइफ आई विल प्लान जिसमें कि मेरे पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। नो, दिस इज हैपनिंग बट नॉट बिकॉज एज माई कर्मा और एज अ पनिशमेंट ऑफ माई कर्मा। इट इज कमिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दैट लर्निंग कि जब मेरे पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वो कैसा फील करता है। सो हमारी जो एक फ्रीडम है, इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। आप डॉक्टर माइकल न्यूटन की किताबें पढ़ें, डॉक्टर ब्रेनविस की किताबें पढ़ें, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा। इन लोगों का, दोनों का मिला के करीब 70-75 साल का इनका एक्सपीरियंस है, विच इज अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। 75 साल के एक्सपीरियंस में और 15 साल अगर मेरा भी जोड़ लेते हैं तो 90 साल के एक्सपीरियंस में हम तीनों में से किसी ने ऐसा नहीं देखा है कि वहाँ पे कोई पनिश करने के लिए बैठा है। हाँ, जो हम यहाँ करते हैं उन सब के रिकॉर्ड्स आर देयर, एस्ट्रल रिकॉर्ड्स आर देयर। उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया जाता है, उन रिकॉर्ड्स में ये देखा जाता है कि वहाँ से हम क्या लर्निंग्स ले सकते थे जो हमने इस जन्म में मिस आउट कर दी हैं। अगले जन्म में फिर वैसे ही इंसिडेंसेस होंगे, अगली बार हम उनसे और क्या बेटर लर्निंग ले सकते हैं, इन सब की तैयारी होती है। ओके, तो रिकॉर्ड्स आर देयर, रिकॉर्ड्स को रिव्यू भी किया जाता है, बट नॉट लाइक अ जज बट लाइक अ मेंटर। हमारे स्पिरिट गाइड हमें उस रिकॉर्ड को रिव्यू करते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो ये इंसिडेंस से आप ये लर्निंग ले सकते थे, आपने मिस कर दिया है। नॉट दैट यू हैव मिस, सो यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। नेक्स्ट लाइफ में आप कैसे बेटर, एक बच्चा 5th क्लास में जाता है, फेल हो जाता है, आप पेरेंट्स क्या करेंगे? उसको पनिश करेंगे, राइट, मतलब कई बार जान से मार डालेंगे। हाँ, ऑब्वियसली, पर कई बार डांटते हैं, समझने में पेरेंट्स की नासमझी होती है जब वो लोग उसको क्या करेंगे? आप उसको ये बताएंगे कि देखो आपकी लाइफ में ये आया, आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, अगर ठीक तरीके से पढ़ाई करते
तो आप पास हो जाते, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डू इट बेटर. राइट. सो आई होप आई कुड गिव सम क्लैरिटी ऑन दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं इस बारे में मैं भी सुनता हूँ कर्मा के बारे में, लेकिन बहुत गलत तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पेश किया जाता है. मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं किसी बिलीफ सिस्टम से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बात आपके साथ बात कर रहा हूँ जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं. 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा कि कहीं कोई पनिश करने के लिए बैठा है, और उन दोनों का 35 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी कहीं ऐसा नहीं जिक्र आता है कि देयर इज़ सम अथॉरिटी हु इज़ लाइक अ जज एंड गिव्स यू अ पनिशमेंट और अ रिवार्ड फॉर व्हाट यू हैव डन. क्योंकि गुड और बैड कुछ है ही नहीं ना फिर समाज में. तो मतलब जो भी हमको अगर मिलता भी है, सजा मिल भी रही है, तो वो पास्ट कर्मा की नहीं है. हम कहीं चूज करके आए हैं कि ये लाइफ में हमें ये लर्निंग लेनी है. Exactly. इसलिए ये पेन मेरी लाइफ में आएगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है. आई गॉट दैट. डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत ज़्यादा ये हमको अच्छी लगती हैं. ऐसा लगता है कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सुलझ रही हैं, पर कई बार लॉजिकल माइंड जो है वो रियलिटी के लेवल में कहता है कि इनके सबूत क्या है. मतलब कहा तो जा रहा है, पर ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता होगा, ये किसको पता है. तो इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लॉजिकल माइंड या हमारे इवन जो इंस्ट्रूमेंट्स भी बने हैं उनकी रेंज में नहीं आती हैं. जैसे मेरा कान है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकता है. राइट. यानी कोई भी आवाज़ अगर इस रेंज में होती है तो मैं कहूँगा मेरे पास एविडेंस है कि ये आवाज़ हुई है. लेकिन अल्ट्रासोनिक भी हैं, इंफ्रासोनिक भी हैं, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, 20 हर्ट्ज के नीचे भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिसको बहुत सारे जानवर सुन पाते हैं. ये मेरी अपने सेंस ऑर्गन्स की लिमिटेशन है. हम ये क्यों मानते हैं कि मेरे अंदर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं तो हर चीज़ देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में देयर इज अ ह्यूज बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम. हम बहुत छोटा सा विजिबल स्पेक्ट्रम ही मेरी आंख देख पाती है. इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हैं. हमारी आंख तो उसको नहीं देख सकती, लेकिन क्या हम ये बोलते हैं कि इंफ्रारेड नहीं है? खाना गर्म करते हैं ना. ये अल्ट्रावायलेट जो है वो रेडिएशंस नहीं है. तो जो मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूँ वही इस पूरे यूनिवर्स की लिमिटेशन है. मैं इस सोच पर एक क्वेश्चन मार्क लाना चाहता हूँ. सो ट्रू, सो ट्रू. आई थिंक जब लोग इसके बियॉन्ड थोड़ा समझना शुरू करते हैं कि जो हम सोच पाते हैं, जो हम देख पाते हैं, जो हम सुन पाते हैं, उसके भी बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं. जब हम वो एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं तो शायद हम इन कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं. राइट. तब हमारे लिए एक रेल्म खुलता है जहाँ पर आई थिंक हम वन हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ. और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लाइफ बिटवीन लाइव्स या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, इट इज़ नो मोर अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम. इट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सपीरियंशियल. मैं नहीं कहता कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप मेरी बात को मानो. आप आए, अपना खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखें, अपना लाइफ बिटवीन लाइव्स को एक्सपीरियंस करके देखें. अगर आप कर पाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से मानेंगे कि हाँ ये सही होता है, और नहीं कर पाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से मानेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ. हम एक्सपीरियंस के लिए तैयार हों. हर चीज़ लॉजिक से समझ में नहीं आती है. नहीं आती है. सॉरी. सो सर, बहुत सारी बातें करी हमने आज के पॉडकास्ट में. बहुत ही डिफरेंट पॉडकास्ट मेरे लिए भी रहा है. बहुत सारी लर्निंग मैंने ली है सर. एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट सर, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? देखिए, हर इंसान को मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ. हैप्पीनेस इज़ योर चॉइस, अनहैप्पीनेस इज़ ऑल्सो योर चॉइस. चूज वाइजली. Thank you, sir. Thanks a lot.